यूजीसी मान्यता देती है तो किसी को कोई हर्ज नहीं है, हम मान्यता मांगने के लिए नहीं जाएंगे। अपने आप मान्यता देती है तो उसका भी भला होगा और सबका भला होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एप्लीकेशन तो करनी पड़ेगी। आपकी आवाज जरा ठीक से नहीं आती है। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि एप्लीकेशन तो करनी पड़ेगी ना। नहीं करनी पड़ेगी। पुनरुत्थान विद्यापीठ एप्लीकेशन नहीं करेगा मान्यता के लिए, क्योंकि पहले से ही पता है कि आपको पुनरुत्थान विद्यापीठ को ही मान्यता नहीं है, तो फिर उसके पाठ्यक्रम को मान्यता कैसे मिल सकती है, और ऐसी मान्यता क्यों चाहिए? व्याप बढ़ाने के लिए लोगों, क्या बढ़ाने के लिए? इसका व्याप हाँ, बढ़ाने के लिए। नहीं 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 चाहिए। व्याप बढ़ाने के लिए पहले अध्यापक तैयार हों तो अपने आप व्याप बढ़ेगा। कोई यूजीसी की मान्यता है कि नहीं है इसकी परवाह नहीं करेगा। आप जो पढ़ा रहे हैं वो उनके लाभ का है कि नहीं इसका ही विचार करेगा। ऐसे देखो, ये जो क्या कहते हैं, बैसाखियों पर चलकर भागा नहीं जाता, लंबा लंबा दायरा, लंबा अंतर काटा नहीं जा सकता। ज्ञान को अपने बलबूते पर खड़ा होने दो तो अपने आप उसका प्रभाव निर्माण होगा। जी भाई, धन्यवाद। हाँ पितामही विद्यापीठ का जो जी। अभ्यासक्रम है उसमें से प्रथम क्या शुरू करना चाहिए केंद्र पर? अगर हम यहाँ पे केंद्र पे शुरू करना चाहते हैं पितामही का, तो उसमें से कौन सा शुरू करना चाहिए? जैसा हमारा पढ़ाने वाला वर्ग होगा वैसा शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक तो हमने ऑन ग्राउंड धरती पर शुरू कर ही दिया है। विवाह संस्कार, उसकी पूर्व तैयारी वो तो है ही। आप शिशु वाटिका के माध्यम से शिशु संगोपन, अधिजनन शास्त्र ये कर ही सकते हैं। वानप्रस्थाश्रम ये बहुत ही क्रुशियल है, वानप्रस्थाश्रम का विचार कर सकते हैं। ये बहुत अनेक प्रकारों से वानप्रस्थाश्रम की शिक्षा, ये प्रयास करने की आवश्यकता है, परंतु वो थोड़ा विचार करके करने की आवश्यकता है, तैयारी करके करने की आवश्यकता है। थोड़ा कठिन काम है, परंतु वो अनेक दृष्टि से बहुत सारे मार्ग खोल देगा। ठीक है भाई, वो तो बराबर है। ये तो कर रहे हैं अभी शुरू, ये जी विवाह संस्कार का वर्ग तो अभी करेंगे, वो तो क्रम करेंगे। में है। हाँ, वो करेंगे। मगर ये वानप्रस्थी का फिर हम आगे देखेंगे। आगे आगे देखिए। हाँ पूछो। किसी भी विद्यापीठ की स्थापना उसके लक्ष्य को ध्यान में रख के होती है या दर्शन को? नियतिदायी का प्रश्न है। किसी भी विद्यापीठ की स्थापना उसके लक्ष्य को सामने रखकर होती है या उसके दर्शन को? लक्ष्य को सामने रखकर ही होती है, और दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। दर्शन से हम जानकार होने चाहिए। दर्शन उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग, उसके पद्धति और उसकी प्रक्रिया तय करता है। इसलिए लक्ष्य सामने रखो और दर्शन का अवलंबन करके। ठीक है। हाँ जी भाई, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी ताई, हमारे जितने भी कार्यक्रम, मैं मनु बोल रहा हूँ ताई, हमारे जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, जैसे अभी आपने बताया ये वर वधु चयन का, या ऐसे और भी जो भी हमारे कार्यक्रम जन सामान्य के लिए चलते हैं, भारत भर में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में अपने अपने कार्यक्रम चलाती हैं। विद्यापीठ का विचार इस दिशा में क्या है कि मैं ऐसा सोचता हूं कि ये अगर हम ऐसे लोगों को साथ में जोड़ पाए और हम 10 कार्यक्रम या 50 कार्यक्रम करना चाहते हैं, आज हम 4 ही कर रहे हैं। अगर हमारा ऐसा आकलन है
तो हम ऐसे लोगों को साथ में जोड़कर जो माने हम ही शुरू करेंगे ऐसा तो आवश्यक नहीं है, हो रहा है उनको नहीं। साथ में जोड़कर कर सकते। तो जो हमारी 50 की संख्या है, जो हमारा पैकेज है, जिसको हम जन सामान्य तक लेके जाना चाहते हैं, उसमें पूर्णता आ सकती है और जल्दी आ सकती है। इस बारे में क्या विचार है ताई? हाँ, इस बारे में विचार ऐसे करना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है। तो विद्वत परिषद, विद्वत सभा, ये दोनों रचनाएं तो उसी के लिए हैं कि समाज में जो जो भी व्यक्ति इस संदर्भ में प्रयास कर रहे हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, कुछ प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए विद्वत परिषद और विद्वत सभा है। और विद्यापीठ का विद्वत गोष्ठी का जो प्रयास है वो इस दिशा में है। अब रही बात संस्थाओं को जोड़ने की, तो संस्थाओं को भी जोड़ना ही चाहिए। वो आपका सुझाव ठीक है या आपका विचार भी ठीक है। यहाँ भी एक बार ऐसे ही अनौपचारिक ढंग से विचार हुआ था कि हमने इतने विभाग चल रहे हैं तो एक गुरुकुल विभाग भी हो, जिसमें वो स्पष्ट रूप से हम निर्देशित करें कि जो जो भी लोग इस गुरुकुल को लेकर प्रयोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको इस विभाग में साथ में जोड़ा जाए। तो कदाचित आगे बहुत शीघ्र यह विभाग भी शुरू होगा। और अगर विभाग शुरू नहीं होता है तो अनौपचारिक पद्धति से ऐसे प्रयासों को भी साथ में जोड़ने का विचार हम शीघ्र ही करेंगे। ऐसा अभी तो विचार की स्थिति है। तो इसमें एक बात और जोड़ना है बस, कि जैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को या अपने जितने भी लोग जुड़े हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आप आचार्य अध्ययन योजना से नहीं जुड़ सकते तो जीवन विकास से जुड़ जाइए, है ना। तो ये जो हम ऑल्टरनेट्स देते हैं, ये जो वैकल्पिक व्यवस्था है हमारे अपने अध्ययन की, हमारे अपने विकास की, उसमें ऐसे कार्यक्रम भी हो सकते हैं जो उन दूसरे संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं और जो हमारे द्वारा माने जो हमको लगता है कि प्रामाणिक हैं और अच्छे से चलते हैं। हाँ, अब जैसे गीता अध्ययन है, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे अध्ययन वर्ग चलते हैं जो हमको लगता है कि प्रामाणिक हैं, वो भी हमारी सूची में हो सकते हैं कि आप जीवन विकास से जुड़िए या उस संस्था द्वारा चल रहे गीता अध्ययन वर्ग से जुड़िए। वो भी एक विचार ताई मन में आ रहा था कि ऐसा भी एक ये जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम एक तो हमारे अम्ब्रेला के नीचे बन रहा है, हमारी छत्र छाया में बन रहा है, विद्यापीठ की छत्र छाया में बन रहा है, पनप रहा है। एक है कि जो चल रहा है उसको साथ में जोड़ना। जरूरी नहीं है कि हमारे अम्ब्रेला के हमारी छत्र छाया में ही आए, हमारे इनिशिएटिव से ही आए। जो वो इनिशिएटिव है वो हमारे इकोसिस्टम में आ जाए, ऐसा इसमें भी कुछ दो शब्द आप बोल पाएंगे? हाँ, यह विचार तो अच्छा है। हम जैसे गीता परिवार का काम चल रहा है, स्वाध्याय परिवार का चल रहा है, गायत्री परिवार का चल रहा है, ऐसे बहुत चल रहे हैं और इनकी संख्या कम नहीं है, बहुत अधिक है। तो आप उसमें जुड़े हैं तो हम इसको मान्यता दे सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ये तो इसका जो बात कर रहे हैं वो तो हुआ, परंतु हमारा जो कार्य क्षेत्र कार्य योजना के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा फिर। तो हमें अपना थोड़ा अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाना चाहिए और उसका विचार करना चाहिए ताकि हम कार्य योजना उसके आधार पर बना सके। माने हम उन कार्यकर्ताओं को अपना कार्यकर्ता तब मान सकते हैं जब वो विद्यापीठ की कार्य योजना का अंग बने,
कार्य योजना का अंग नहीं बनेगा, समझो कोई वर्ग में प्रबंधक के नाते नहीं आएगा, किसी कार्यक्रम में शिक्षा देने के लिए नहीं आएगा, या हमारी बैठक है उसमें वो अपेक्षित है कि नहीं है, वो कैसे तय करना, ये भी प्रश्न होगा। उसको अपेक्षित माना तो फिर वो आएगा कि नहीं आएगा। विद्यापीठ उससे क्या अपेक्षा कर सकेगा? हाँ, उसका ज्ञानात्मक पक्ष तो होगा, अच्छा होगा, संस्कारात्मक पक्ष अच्छा होगा, भावात्मक पक्ष अच्छा होगा, तो देश के इकोसिस्टम को उससे लाभ है। उससे कोई हानि तो नहीं है, लाभ है, और हम भी उसको लाभान्वित हो सके, इसके लिए हम उसका समर्थन कर दे कि हाँ भाई ठीक है ना, आप गीता परिवार में जुड़े हैं, अच्छी बात है, आप अन्य किसी संगठन के साथ, मिशन के साथ जुड़े हैं, अच्छी बात है, आपका आत्म कल्याणार्थ जुड़े हैं या जगत कल्याणार्थ जुड़े हैं और उस मार्ग का अवलंबन किया है तो अच्छी बात है, आप समसमान तो हैं। परंतु जोड़ने का जो एक रचना का महत्व होता है, कार्य योजना का महत्व होता है, उस पक्ष को इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए विद्यापीठ का कार्य क्षेत्र जो है उसकी भी तो चिंता करनी चाहिए हमें। तो दोनों का संतुलन कैसे बैठता है वो हम देख सकते हैं। जी जी हाँ हाँ, अभी सुधीर जो जी का लोग हैंड रेज है। बाकी हैं, सुधीर जी। हाँ हाँ जी, सुधीर जी ताई प्रणाम। मैंने पहले तो नमस्कार। प्रश्न आपको भेजा था, ये अपने गट पर भेजना है पता नहीं था, तो मैंने आपको व्यक्तिगत भेजा था इसको टैग करके आपके प्रश्न को यहाँ के। तो वो कोई तो बात नहीं, मैं अभी पीछे व्यक्तिगत रह गया। अभी एक व्हाट्सएप नया नहीं प्रश्न मन में देखती। आया है बीच के समय में, हाँ कि अभी आपने जैसे हाँ कहा जी, कि हमने और संस्थाओं के समविचारी काम करने वाले लोगों को इसमें आह्वान किया है या करते हैं गोष्ठी में, परिषद में। तो अभी मेरे पढ़ने में आया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग में विजयाताई राहटकर अभी जो उसकी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुटुंब प्रबोधन और उसमें विवाह समुपदेशन वगैरह के ऊपर काफी काम करने की शुरुआत की है। तो उनको हम अब की बार में कह नहीं पाए, विचारों में उतना साम्य नहीं था जितना हम समझते आवश्यक है, इसलिए वो रह गए। क्योंकि उसमें उनका जो ये है स्ट्रक्चर काफी बड़ा है और उनको आवश्यक है समुपदेशक तैयार करने की, जो मेरे ख्याल से विद्यापीठ कर सकता है, उनको समुपदेशक तैयार करने के लिए मदद कर सकता है। तो दोनों काम होंगे, उनका भी काम होगा और हमारा भी काम बढ़ेगा। नहीं नहीं, वो उनका भी और हमारा भी, और ये तो छोड़िए, परंतु हमको करना क्या चाहिए था फिर? नहीं माने कैसे उनको तो बुलाना अभी या की विद्वत कैसे गोष्ठी उनको में, साथ जोड़ना, क्या? एक तो अभी की हाँ विद्वत गोष्ठी में जैसे हमने अन्य संस्थाओं से लोगों को आह्वान किया था या निमंत्रण दिया था, वैसे उनको जाना चाहिए था और उनको वो कैसे समुपदेशक पता तैयार करने चले, के लिए। कैसे पता चले? माफ कीजिए। उनको बुलाना चाहिए, इसका पता कैसे चलेगा? हाँ, मुझे अभी जो उनका उसके कार्य के बारे में पढ़ने को आया कि उन्होंने कुटुंब समुपदेशन और इसके लिए मतलब व्यवस्था राष्ट्रव्यापी करने का प्रयास कर रहे हैं वो। जब से ध्यान में आया तब से आगे की बात सोचेंगे ना। जी जी जी, आगे बात देखेंगे। अभी जब तक पता ही नहीं है तब तक हमने क्यों नहीं उनको बुलाया, ये तो प्रश्न ही नहीं आता ना। अब पता चला है, आगे देखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए, ऐसे सरकारी संस्थाएं, संगठन ऐसे तो देश में असंख्य हैं, असंख्य हैं। हम किस किस का कैसे कैसे करेंगे? और उसके लिए हमारी संख्या और हमारी शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो होता है। तो आगे देखेंगे। हाँ जी, हाँ जो बाकी हैं, अभी वो पुरुषार्थ वाले कहाँ गए? दीपक जी, महेश भाई? मैं यही हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर आप पूछे ना प्रश्न। हाँ, वो मुझे लगा कि ये विषय से संबंधित नहीं था, इसलिए वो प्रश्न। हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो फिर विषय से संबंधित पूछिए। सबको प्रश्न पूछना ही है। नहीं, अगर अभी समय है तो उस प्रश्न का भी उत्तर चाहिए मुझे। प्रश्न तो पूछा था मैंने पुरुषार्थ से संबंधित कि मोक्ष पुरुषार्थ क्या है और तीनों पुरुषार्थ का
तीनों पुरुषार्थ को साध लिया तो मोक्ष पुरुषार्थ अपने आप सध जाता है, ये कैसे होता है, ये जानना था मुझे। मोक्ष पुरुषार्थ पारलौकिक जीवन के लिए है और बाकी तीनों पुरुषार्थ इहलोक के जीवन के लिए है। इहलोक ठीक हो गया तो अपवर गमने जो परलोक है वो अपने लिए खुला ही है, और जब तक ये ठीक नहीं हुआ तब तक उसके दरवाजे खुलेंगे ही नहीं। ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसा ही सब का। और यदि ये ठीक कर लिया तो आपको अनुभव आएगा कि मोक्ष तो यहीं पर है, और इसी कारण से इसी के परिणाम स्वरूप है। इतना ही अभी मैं इस बैठक में, इस वर्ग में इतना ही बता सकती हूँ। इससे आगे हम फिर जब शिक्षण सत्र चलेगा उसमें देखेंगे। जी जी हाँ जी। और जो बाकी रह गए, दीपक शर्मा, केसरी जी, संदीप जी, मधुसूदन जी, विपुल भाई, बहुत सारे, उदय भाई, रसिक भाई, बहुत सारे रह गए अभी तो। जल्दी जल्दी पूछिए। मनु भाई का प्रश्न मुझे अच्छा लगा कि रीच बढ़ने के, अगर हम सोचे हमारी रीच बढ़े हाँ तो हाँ हमारी कैसी समन्वय समिति होनी चाहिए जो बाकी संगठन है हमारे बराबर। हाँ हाँ। मेरा 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 निवेदन आपको और आपके जैसे सभी लोगों को है कि हमारे पैरों में जितना दम होता है उतना ही हम चल सकते हैं। हमारे बाहुओं में जितनी शक्ति होती है उतना ही हम उठा सकते हैं। हमारी बुद्धि में जितना तेज होता है उतनी ही हम ज्ञान साधना कर सकते हैं। इसलिए हमारा पेट जितना पचाने के लिए सक्षम है उतना ही आहार हम ले सकते हैं। अगर पैरों में, बाहुओं में, बुद्धि में और पेट में ताकत नहीं है और ये सारी कामनाएं हम करने लगे तो ये विशफुल थिंकिंग होता है। उसके लिए ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा। इसके लिए हमारी समन्वय समिति बननी चाहिए, इसके लिए हमको ये करना चाहिए। ये केवल इच्छा और आकांक्षा ही रहती है। इसलिए सबसे पहली बात है हमारी शक्ति बढ़ाओ, और हमारी शक्ति पहले संख्या में है, दूसरा अनुशासन में है, तीसरा संगठन में है और चौथा अध्ययन में है। ये चार बातें अपनी जैसे जैसे बढ़ेगी फॉर वन एंड ऑल, वैसे वैसे ये सारी बातें होती जाएंगी, अपने आप होती जाएंगी। ये तो परिणाम है, ये कारण नहीं है। परिणाम कब होता है? जब हम उसके लिए जो होना चाहिए वो प्राप्त करते हैं। इसलिए कार्यकर्ता के नाते हमारा सारा विचार, हमारा अध्ययन तेजस्वी करने में होना चाहिए, हमारा संगठन की कार्य योजना से जुड़े रहने का अनुशासन होना चाहिए, और हमारे पेट में, बाहु में और पैरों में काम करने की ताकत होनी चाहिए। ये तीन बढ़ाओ, बाकी सारा अपने आप होगा। प्रणाम ये संदीप। त्रिवर्ग पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ जैसा है। आप धर्म अर्थ काम की चिंता करो, मोक्ष तो अपने लिए हाजिर ही है। प्रणाम ताई, संदीप बोल रहा हूँ। जी ताई, हाँ। प्रश्न तो नहीं है, पर ये सारी चर्चा सुनने पर या जो प्रश्न है उनको सुनकर ऐसा लगता है कि एक तो विचार की स्पष्टता, विद्यापीठ विकास की स्पष्टता और फिर विस्तार की स्पष्टता, ये तीनों विकास के संदर्भ के अंदर हम बात करते हैं तो जैसे ही होगी तब सारा ठीक लगेगा। और ये जिस समूह में बैठे हैं उसके अंदर ही बात प्राथमिकता पर होनी आवश्यक है और वो हम कर रहे हैं। तो जी ये इतनी तो ठीक है, जैसे जैसे बल बढ़ेगा
वैसे वैसे परिणाम भी अच्छे प्राप्त होते जाएंगे। और वो तो हम 20 वर्षों से देख ही रहे हैं, जितना करते हैं, जितना कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक मिल रहा है, इसका अनुभव तो सबको होता ही होगा कि हमारी योग्यता से भी अधिक प्रतिसाद, अधिक अच्छा प्रभावी प्रतिसाद हमें मिल रहा है। जी ताई विपुल, हाँ जी। मेरा प्रश्न है कि पुनरुत्थान विद्यापीठ रिलेटेड प्रश्न है मेरा कि विद्यापीठ की जो परंपरा बनी है वो परंपरा इसलिए बनी है कि वो भारतीय है। तो आज मुझे लग रहा है कि हम यांत्रिकीकरण नहीं होना चाहिए ज्यादा, ये हम मानते हैं। आज तो दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है, तो इनसे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं और हमारी जो परंपरा है वो बनी रहे और इसमें आगे और हम कुछ कर पाए, ऐसी सभी कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए इसके लिए? मेरे विचार से जितना प्रत्यक्ष उपस्थिति बढ़ेगी, प्रत्यक्ष कार्यक्रम जितने बढ़ेंगे उतना ये कम होता जाएगा। उल्टा नहीं होगा कि ये जितना कम होता जाएगा उतने प्रत्यक्ष कार्यक्रम बढ़ेंगे। ये बंद हो जाएगा तो प्रत्यक्ष भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे, ऐसा होगा। ये पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा होने के लिए जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके मन में और बुद्धि में ये विचार प्रतिष्ठित होना चाहिए। उनका कन्विक्शन कृति तक पहुंचना चाहिए। यदि ये कृति तक नहीं पहुंचा, ये यदि बुद्धि में नहीं उतरा, ये मन में स्थापित नहीं हुआ, तो फिर मैंने जो पहला मुद्दा कहा था वो होगा कि प्रत्यक्ष भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे, और फिर असहमति तो सबकी और अधिक बढ़ती जाएगी। इसलिए पहला मुद्दा है सबके मन में इसके प्रति श्रद्धा यानी कन्विक्शन, विश्वास और कृति उसके अनुसार करने की तत्परता बढ़नी चाहिए। वो नहीं बढ़ रही है, उल्टी दिशा में बढ़ रही है, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो ये चिंता का विषय तो है, परंतु केवल पुनरुत्थान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये चिंता का विषय है कि आकर्षण, अनिष्ट का आकर्षण हमारा बढ़ रहा है। इसको रेजिस्ट करने के लिए, इसको रोकने के लिए भी सामूहिक इच्छा शक्ति की ही आवश्यकता है। व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से यह नहीं होता। तो सामूहिक इच्छा शक्ति कैसे बढ़े, इसका प्रयास हमको करना चाहिए। राजेंद्र जी का प्रश्न, राजेंद्र जी का हैंड रेज है। हाँ जी, नमस्कार। ऐसा विचार तो शुरू हुआ है, बातचीत भी शुरू हुई है। शीघ्रातिशीघ्र माने अभी अप्रैल की बैठक और वर्ग ये तो तय हो गए हैं। मई से इसका प्रारंभ हो सकता है। और हमने तो पहले ही विचार किया था कि संभल जहाँ 68 तीर्थ होने की संभावना है, वहीं से इसका प्रारंभ हो जाए। तो आप जरा सबको निमंत्रण कर दीजिए, तो हम इसका विचार अवश्य करेंगे। जी, तो इसका विचार अवश्य करेंगे। एकमात्र मार्ग है। दत्तोबंदी ठेंगड़ी का एक ये वाक्य है, नान्य पंथा विद्यते अयनायः एषः पंथा। यही एक रास्ता है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, इससे अलग और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अध्ययन बढ़ाओ, इच्छा शक्ति बढ़ाओ और भला करने की इच्छा शक्ति बढ़ाओ, तो उसका प्रभाव हम मानते हैं उससे भी अधिक पड़ता है। बाकी सारे बाहरी उपाय ये कृत्रिम ही होते हैं,
कब बढ़ेगा, कब कम हो जाएगा, कब बिखर जाएगा, इसका कोई अनुमान ही नहीं कर सकते। तो यही बात है, आंतरिक शक्ति बढ़ाओ तो बाह्य वातावरण पर इसका और अधिक प्रभाव होता है। इसलिए तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है लेकिन प्रभाव बहुत अधिक है। ऐसा हमारा हजारों वर्षों का इतिहास भी सिद्ध ही करता है। जी, आपकी बात ठीक है राजेंद्र जी। हाँ जी, कौन बच गया अभी? एक बचा है, हम्म, 1 मिनट बचा है, एक मिनट बचा है। 1 मिनट ही बचा है। अरे हम लोग सब समीर भाई का बौद्धिक खा गए। बहुत कार्यकर्ता के नाते बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण भी है। बात यह है कि सभी अध्येता सभी अध्येताओं के साथ हमारे संबंध कैसे है। ये सारे नए या पुराने अध्येता अपने विद्यापीठ के कार्यकर्ता है। कोई भी कार्यकर्ता अपनी रुचि के अनुसार विद्यापीठ में अध्येता बनकर जुड़ता है। अपने भारत देश में निवास करने वाले और अध्ययन की रुचि रखने वाले भारतीय ज्ञान के विषयों को तलाशते हुए कई लोग अध्येता के नाते विद्यापीठ के साथ हर साल वसंत पंचमी के दिन या अन्य योजनाओं के साथ विद्यापीठ से जुड़ते हैं। इसमें कोई अध्येता है, कोई अभी अध्येता नहीं भी है। कभी पुराने अध्येता थे लेकिन कुछ कारणवश अपना अध्ययन उन्हें रोकना पड़ा, लेकिन मन के भाव से वे अभी विद्यापीठ से जुड़े तो है। अभी केवल कार्यक्रम में आना, जिम्मेदारी से कार्य करना, यह उनका सहभाग आज भी हमें देखने मिलता है। उनके लिए विद्यापीठ का कार्य परम भाग्य का कार्य है, ऐसी भावना से वे व्यक्ति इसमें जुड़ते हैं और कार्य करते हैं। अभी केवल व्यवस्था में ही इतने सालों से कार्य कर रहे हैं तो उनको व्यवस्था के सारे विभागों के बारे में पता है और विद्यापीठ के कार्य के प्रति उनका विशेष प्रेम भी है। यही कार्य श्रेष्ठ है, ऐसी धारणा है। ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं के साथ नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ प्रसन्न वार्तालाप से वह अपनापन का भाव लाते हुए साथ साथ काम सीखते जाते हैं। अग्रपाठी, सहपाठी या केवल कार्यकर्ता के रूप में हमारी अच्छी पहचान उनसे बन जाती है। ऐसा सभी कार्यक्रमों में देखने के लिए मिलता है, लेकिन कभी-कभी एक व्यक्ति को कुछ अधिक काम करना पड़ा तो थोड़ी सी संबंध में खटास भी आती है। व्यक्ति रूठते भी है, समय पर कुछ बोलते भी है, जिससे थोड़ा-सा हमें भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन उनको उसी समय जवाब न देते हुए, हमारा संयम बनाते हुए उचित समय यही समय पर उचित हो सकता है, क्योंकि वह गुस्सा केवल उस समय के लिए है और इस तरह से गुस्सा होना एक नए अध्येता से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। कुछ दिनों के बाद नाराज़ी भुलाने के लिए हम उनसे फ़ोन पर बात करेंगे और उनकी पूछताछ करेंगे, तो वो भी अच्छे से वो पीछे की सारी बातें भूलकर अच्छे से मैत्रीपूर्वक हमसे बात करते हैं। उस समय हम उनसे बात करते समय घर के बाकी सदस्यों के लेकर पूछताछ करें, ऐसा भी हो सकता है। हमारा कार्यकर्ता के नाते एक दूसरे से आत्मीय संबंध है। कोई भी व्यक्ति विद्यापीठ के कार्य से नहीं टूटे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमारा व्यवहार होना चाहिए। संपर्क की बात को यदि हम आगे बढ़ाते हैं, एक सप्ताह में हम 2 या 3 ऐसे नए पुराने अध्येताओं से बात करें और विद्यापीठ की कुछ न कुछ जानकारी दें, तो भी कार्यकर्ता की दृष्टि से हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। यह बातचीत विशेष काम से नहीं तो कर्टसी कॉल भी हो सकता है। इससे व्यक्तिगत संबंध में सुधार आता है और कार्यकर्ता के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे हम देखें तो अध्ययन की दृष्टि से हमारे अग्रपाठी से संबंध कैसे है? सहपाठियों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है क्या? इसका भी विचार हमें करना चाहिए और आवश्यक लगता है तो संबंध में सुधार भी लाना चाहिए। आज की स्थिति यह है कि अगर हमारा कुछ काम है या विद्यापीठ के काम से बात करनी है, तो ही हम एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बात करते हैं। तो अभी किसी का फ़ोन आया तो अपने आप ये भाव प्रकट होता है कि विद्यापीठ का कुछ काम होगा तभी यह फ़ोन आया है।
हमें इसे सुधारने की आवश्यकता है। विद्यापीठ के अध्येता के नाते हमें सभी अध्येताओं से नहीं तो श्रेणी के सभी अध्येताओं से तो संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता है। विद्यापीठ के अलग-अलग व्यक्ति एक दूसरे से बात करें, विद्यापीठ के कार्य के बारे में या आगे आने वाले कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें, तो इससे एक दूसरे से विद्यापीठ के कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहती है। दूसरी बात यह है कि हम कार्यालय में किसी कारण से एक साथ मिलते हैं, तो एक व्यक्ति को लेकर हमारा हँसी मज़ाक इतना भी नहीं होना चाहिए कि वह आदमी गुस्से से नाराज़ हो। अगर हमारा मज़ाक इतना अधिक हो रहा है, तो इससे नाराज़गी बढ़ती है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। ऐसा तो हम नहीं करते होंगे, लेकिन अगर कोई यह कर रहा है, तो उसे रोकना भी चाहिए, क्योंकि इससे कार्यकर्ता टूटने की संभावना अधिक रहती है। तो हमारे वार्तालाप पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। विद्यापीठ के कार्य का अभी विस्तार बढ़ रहा है। चिंतन सत्र की बात करें, तो कुछ ऐसे भी अनुभव आते हैं कि उसमें जुड़े सदस्य नाराज़ होने की संभावना होती है। जैसे विद्यापीठ के नियम और अनुशासन की बात करें, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी चिंतन सत्र में अनुशासन है कि ब्रह्मनाथ के उपरांत सत्र में नहीं जुड़ सकते। तो लोग कहते हैं कि देरी से जुड़ने में आपत्ति क्या है? 5 मिनट देरी से जुड़ने पर छूट मिलनी चाहिए। फिर सत्र समापन के बाद सत्र में जो अनुपस्थित थे, उनको संपर्क करने की योजना बनी है। उनसे न जुड़ने का कारण पूछते हैं, तो बहुत शिथिलता से जवाब देते हैं कि आज नींद नहीं खुली या आज तो हम जुड़ने के लिए भूल गए। इसमें कोई व्यक्ति ऐसे भी है जो लगातार 3 सत्रों में उपस्थित नहीं रहे, तो हम पूछते हैं कि आपको इसमें जुड़ना अभी आगे संभव होगा क्या? तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन अनुशासन के कारण सत्रों में रखना या उनको व्हाट्सएप गट से निकालना, यह बहुत पेचीदा प्रश्न बन जाता है। क्योंकि बाहर कई संगठनों में सख्त व्यवहार नहीं है, क्योंकि उनके संगठन की निर्णय प्रक्रिया बहुमत के आधार पर होती है। लेकिन अपने विद्यापीठ का कार्य गुरु शिष्य परंपरा से चलता है, यह हमें समझना बहुत आवश्यक है। यह बहुत महत्वपूर्ण फर्क है, जो विद्यापीठ के कार्यकर्ता के नाते समझना चाहिए। तीसरी बात यह है कि विद्यापीठ के दायित्व को लेकर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनको ज्यादा समय देकर अपनी बुद्धि शक्ति लगाकर कार्य करना पड़ रहा है। ये दायित्व को लेकर कार्य कर रहे हैं, उनका हम किसी को भी परिचय देते समय कैसे विशेष रूप से परिचय दे कि सभी को उनके बारे में सम्मान का भाव मन में जगे और उन्हें भी विद्यापीठ का कोई दायित्व लेने की चाह उत्पन्न हो। ऐसे प्रयास हमें करने चाहिए। इसलिए पहले तो ऊपर से नीचे तक की सारी हमारी दायित्व की जो कड़ी है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। कौन से विभाग में कितने सदस्य है और कौन व्यक्ति किस दायित्व पर काम कर रहा है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर उसका व्यक्तिगत परिचय, ये परिचय देना इतना आसानी से होना चाहिए, इसलिए अभ्यास की भी आवश्यकता है। ये सारे विषय अपने रुचि के बनेंगे, तो ये अपने आप सब होते जाएगा। यही सब बातें आपको बतानी थी और अभी ये बात मेरी पूर्ण हुई है। सभी को नमस्ते। ठीक है, बिल्कुल आज के विषय के अनुरूप ही समीर भाई की बातचीत हुई। ये बहुत ही अच्छा विषय रहा। अभी हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल